पहले जो बात कर रहे थे डाओ थ्योरी की, तो डाओ थ्योरी का मतलब सिंपल टर्म्स के अंदर क्या है कि हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ अगर प्राइस जा रहा है तो डेफिनेटली ये प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है। और मैं इसको थोड़ा ग्राफिकली भी आपको दिखाता हूं ताकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आप वो नजरअंदाज ना करें, भूल ना जाएं गलती से। हम चार्ट पे ही बात करेंगे इस बारे में कि अगर अभी आपके सामने ये चार्ट आ रहा है, दिस इज यूरो यूएसडी का चार्ट। अब यूरो यूएसडी के चार्ट में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपके सामने मैं पैटर्न ड्रॉ करूंगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो प्राइस इस जगह पर आया, इसने एक लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद अगर इससे और नीचे जाना है तो उससे पहले एक बार अप जाएगा। अप जाने के बाद जब ये एक नया लो क्रिएट करता है तो प्राइस यहां तक क्या कर रहा है, लोअर लोस लोअर हाईज क्रिएट कर रहा है। ये एक हाई था, दिस इज हाई। इस हाई के बाद जब नेक्स्ट टाइम प्राइस नीचे आया तो ये सिंपली एक बन गया लो। वो हाई बना और ये लो पॉइंट बना, ये एक लो पॉइंट बना। लेकिन इसके बाद हमें नहीं मालूम आगे क्या हो रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्या है, प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया और एक लो क्रिएट किया, लेकिन जो अगला लो क्रिएट किया ये पिछले लो से नीचे है या नहीं। अगर ये पिछले लो से नीचे है तो ये क्या बन गया सिंपल टर्म्स में, लोअर लो। लोअर लो मतलब पिछले लो से नीचे, लोअर लो। और इस दौरान इस बिटवीन जो एक छोटा सा हाई क्रिएट किया था प्राइस ने और नीचे आने के लिए, तो ये क्या बन गया लोअर हाई, क्योंकि ये पिछले हाई से नीचे है। तो ये बन गया टर्म्स क्या हो गई, इसको बोलेंगे हम लोअर हाई। लोअर हाई। तो ये लोअर लो लोअर हाई अगर कर रहा है तो डेफिनेटली प्राइस प्राइस की मूवमेंट क्या है, प्राइस रेगुलरली नीचे की तरफ जा रहा है। अब क्या होता है इसके बाद, क्योंकि ये लगातार डायरेक्शन चेंज करता है, एक ट्रेंड कभी भी सेम नहीं रहेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। अब यहां से जब प्राइस स्टार्ट हुआ तो इसने अभी तक क्या क्रिएट किया, यहां तक की बात करेंगे। अभी तक ये लोअर हाई था, वंस अगेन ये लोअर हाई ही है। हायर हाई अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, अभी भी ये लोअर हाई ही है। लेकिन प्राइस ने थोड़ा सा एक एक्शन चेंज किया और यहां पर प्राइस ध्यान से आप देखेंगे अगर यहीं से मुड़ रहा है यहां तक, तो इसने क्या क्रिएट किया, कोई मेरे को बताएंगे इसको हम क्या बोलेंगे। तो न्यू लोअर लो। लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। अब क्या है फिर न्यू लो है। ये न्यू लो है, लेकिन इसके अंदर एक चेंज आया है। ये हायर लो नहीं दिख रहा आपको, यस सर। इसको हम टर्म दे सकते हैं हायर लो। क्यों, ये जो लो क्रिएट हुआ है क्या ये पिछले लो के नीचे है, नो ये है सर। पिछला लो। क्या ये इसके नीचे है, नहीं है। क्या ये इसके नीचे है, नहीं है। इसलिए हम इसको टर्म देंगे हायर लो की। ये लोअर लो नहीं बना, अगर ये लोअर लो बनता तो ये यहां तक जरूर जाता। ये पिछला था लो, इसके नीचे जाता, तब हम बोलते हैं कि सेलर्स अभी तक भी मार्केट को राइड कर रहे हैं, अभी तक भी मार्केट को नीचे ही लेके जा रहे हैं। तब हम इसको लोअर लो की कैटेगरी ही देते, हायर लो की कैटेगरी नहीं देते। लेकिन यहां पर एक अलग चीज क्या हुई है कि उन्होंने नया लो नहीं क्रिएट किया। हायर लो अपने आप में एक पहली निशानी है कि शायद यहां से बायर्स अपनी मूवमेंट ला सकते हैं, लेकिन ये तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक दोनों ही चीजें हमें नहीं मिलती। हायर लो तो हो गया, लेकिन क्या हायर हाई भी हुआ है, हाँ हायर हाई भी हुआ है। ये हो गया हायर हाई, क्योंकि ये आखिरी हाई था। अब ये लोअर हाई है, इसको अब चेंज कर देंगे पैटर्न को। जब ये हायर लो बना, क्या हायर हाई भी बना, हाँ हायर हाई भी बना। तो इस एरिया तक आते आते थे क्या प्राइस ने अपना एक्शन चेंज नहीं कर लिया, क्या बायर्स बीच में नहीं आ गए। क्योंकि देखिए जो भी हम यहां पर देखने जा रहे हैं दैट इज बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक काइंड ऑफ
जंग देख रहे हैं हम, प्राइस की जंग। अब ये दोनों लोग आपस में लड़ेंगे लगातार, ये लोग आपस में लड़ते चले जाएंगे। जब भी हम ये जितना भी हम सामने चार्ट्स को देखते हैं, उसका देखने का रीजन यही है कि हम देखते हैं कि बायर्स और सेलर्स जो आपस में लड़ रहे हैं, क्यों क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जो सेलर्स होते हैं, जिसके बारे में हमने शुरू में पढ़ा था, याद होगा आपको, मैंने बताया था कि बियर्स एंड बुल्स, ये आपको याद रखना है। और एक पिग होता है, उसको याद रखना है। हमें पिग नहीं बनना, हमें या तो बुल बनना है या बियर बनना है। लेकिन उसके बारे में कैसे पता लगेगा कि हम बुल बने, बियर बने, क्या बने? कंफ्यूज रहना है। तो इस कंफ्यूजन से हमेशा हमारे को बाहर निकलना ही निकलना है। कंफ्यूज रहेंगे तो क्या एक्शन लेना है हमें समझ में नहीं आएगा। एक्शन दो ही होते हैं इस मार्केट के अंदर, या तो आप बाय करेंगे या आप सेल करेंगे, तीसरा एक्शन नहीं है। लेकिन अगर उस एक्शन के बारे में हमें क्लियर होना है तो हमें डायरेक्शन बताएगी कि हमें बाय करना है या सेल करना है। अगर तो मैं अभी तक यहां तक होता, अगर मान लीजिए मैं यहां तक होता, इस एरिया की मैं बात करूं, मैं यहां तक अगर होता, तो डेफिनेटली इस लो के टूटने के बाद मैं कहीं ना कहीं सेल की ऑप्शन ढूंढ रहा होता। लेकिन जैसे ही ये हायर लो क्रिएट होता है, तो चांसेस बन जाते हैं यहां से एक ट्रेंड चेंज होने की, जो कि कंफर्म कब होता है? जब एक हायर हाई क्रिएट होता है। तो इसका मतलब ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज है। तो इसको मैं बोलूंगा सबसे पहले एक हायर हाई, इस जगह को मैं बोलूंगा हायर हाई। तो ये हायर हाई हायर लोज में हमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत काम आएंगी ये चीजें। अब ये चेंज हो गया, अब क्या बना? नेक्स्ट इज वंस अगेन, अब दोबारा से ये जो वेव आई, ये क्या हायर लो नहीं क्रिएट हुआ? ये लो था पिछला, ये अगला लो पिछले लो से ऊपर है। तो सिंपल टर्म में ये क्या बन गया? वंस अगेन, इसको हम क्लोन करके यहाँ लेकर आएंगे। ये भी आपको मैं एक दिन सारा बताऊंगा कि कैसे ये सारी ड्राइंग्स की जाती हैं और कैसे इस पूरे सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। हम पूरी एक क्लास ले लेंगे। तो ये बना एक हायर लो। तो प्राइस ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? प्राइस यहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है और बायर्स हावी हो रहे हैं। वंस अगेन बायर ने क्या किया? पिछले हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये जो वेव आई, क्या ये वेव यहां तक गई? लगातार नीचे आने से पहले यहां तक इन्होंने एक नया हायर हाई क्रिएट किया, एक नया हायर लो क्रिएट किया। मतलब प्राइस यहां तक क्या कर रहा है? लगातार एक अप ट्रेंड क्रिएट करता चला जा रहा है। हायर हाइस, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो ये इस टर्म को हमने कंफ्यूज नहीं करना। हमें इन वर्ड से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें साइकोलॉजी से मतलब है। लगातार प्राइस ऊपर जा रहा है तो नए हाईज क्रिएट करता हुआ जाएगा और लो भी ब्रेक नहीं करेगा। सिग्निफिकेंट सबसे बड़ा क्या होता है कि लो ब्रेक नहीं होने चाहिए, सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस को बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए कंफ्यूज नहीं होना। नए हाई बना रहा है तो अप ट्रेंड है, नए लोज बना रहा है तो एक डाउन ट्रेंड है। और चेंजिंग के टाइम पे ध्यान रखना है कि ये कहीं ना कहीं टूटेगा, जैसे कि अभी टूटा। ये देखिए, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, ये क्या था? एक नया हाई नहीं क्रिएट कर पा रहा था प्राइस। एक्शन को समझ पा रहे हैं कि प्राइस ने एक हायर हाई क्रिएट किया। दिस इज अ न्यू हायर हाई बनाया इसने, एंड दिस इज अ न्यू हायर लो। कौन से वाला? ये वाला। दिस इज अ न्यू हायर लो, दिस वन। लेकिन क्या इसने नया हाई क्रिएट किया? नहीं कर पाया। नया हाई क्रिएट करता तो क्या ये लगातार यहां तक ना जाता ऊपर तक? क्या ये यहां जाके क्लोजिंग ना करता? पर नहीं कर पाया। ये अपने आप में क्या दिखा रहा है? यहां पर वीकनेस आ रही है। ये क्या दिखा रहा है कि बायर्स एक और नया हाई क्रिएट नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे तो शायद सेलर्स हावी हो रहे हैं। बट ये कंफर्मेशन कब होगी कि नया हाई भी क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन यहां से एक लो जरूर क्रिएट हो गया? ये देखिए, अगर ये यहां तक आया तो इसका मतलब क्या है? ये हायर लो था, अब ये क्या बन गया? लोअर लो। अब प्राइस की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी अभी कंफर्मेशन कब होगी? लोअर हाई जब क्रिएट करेगा, यहां से ये एक्शन आ सकता है, फाइनली ये एक्शन आ सकता है, फाइनली ये एक्शन आ सकता है, और फाइनली ये एक्शन आ सकता है।
वी आर नॉट कंफर्म। कैसे हम डिसीजन लेंगे वो लेटर ऑन देखते हैं। अभी के लिए क्या है, आपको डाउ थ्योरी बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ऐसे हम एक्शन को पढ़ते हैं, ये हायर हाइस हायर लोस हमें इस तरीके से हेल्प करते हैं। गॉट इट जी? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सभी की तरफ से मुझे एक छोटा सा यस चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम इसको क्लियर कर Yes, लेते sir. Yes, हैं। ऑल sir. गुड, थैंक यू वेरी मच। अभी हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज। ये तो थी रिवीजन। अब हम चलते हैं एक स्टेप और आगे, एंड दैट इज, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, दिस वन। अब डाउ थ्योरी के बाद बुल्स बियर्स हो गया, टाइप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस जानते हैं हम, टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं ये भी समझ में आ गया, डाउ थ्योरी होती क्या है ये भी समझ में आ गया, हायर हाइस हायर लोस भी समझ में आ गए, कब डाउ थ्योरी टूटती है वो भी समझ में आ गया। लेकिन जब भी डाउ थ्योरी टूटेगी, अगर उसने एक बार हायर हाई हायर लो के बाद एक लोअर लो बना दिया, उस अकेले पे हमने डिपेंड नहीं रहना, हमें लोअर हाई भी चाहिए। वी नीड द कॉम्बिनेशन। अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो डेफिनेटली प्राइस ये वन से एक नया लो क्रिएट करेगा, लोअर हाई क्रिएट करेगा, तो ये पौड़ी बननी स्टार्ट हो जाएगी नीचे की तरफ। इसको आगे समझेंगे हम डीप जाके। अभी के लिए आपको सिर्फ डाउ थ्योरी समझनी है। और थर्ड एक्शन क्या होता है कि अगर नए हाईज नए लोज क्रिएट नहीं हो रहे तो प्राइस एक साइडवेज भी रह सकता है काफी टाइम तक। तो इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, या तो हम इससे दूर रहें, दैट इज बेटर, अदरवाइज हम इसमें से भी पैसा बनाएंगे। तो वो कैसे होगा वो लेटर ऑन समझते हैं। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं अपने टाइम फ्रेम्स के अंदर। अब टाइम फ्रेम क्या चीज होती है? इससे पहले कि टाइम फ्रेम को हम जाने, हम समझेंगे कि इसके अंदर जो हम चार्ट्स की बात कर रहे थे, दो टाइप के चार्ट्स की हमने बात की थी, एक लाइन चार्ट और एक कैंडलस्टिक चार्ट। उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए दोबारा से हम चार्ट पे चलते हैं। ये था हमारा चार्ट। आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रही होगी ना? Yes, sir. Yes, जी, yes, sir. ये हमारा चार्ट है। अब यहां पर चार्ट में, क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर के बारे में एक दिन आराम से जानेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो ये बन गया एक लाइन चार्ट, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो ये बन गया एक कैंडलस्टिक चार्ट। तो हमारे को दोनों ही चार्ट अपनी अपनी इंपॉर्टेंस इसकी पता लगेगी क्या है, लेकिन जो ज्यादा सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है वो है कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में। अब कैंडलस्टिक चार्ट जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, इस चार्ट के अंदर आपको अलग अलग कैंडल्स दिख रही होंगी, कुछ रेड और कुछ ग्रीन। अब रेड कैंडल्स, इसका कलर आप वैसे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको रेड एंड ग्रीन रखना पसंद करते हैं, क्योंकि रेड निशानी है मार्केट के गिरने की, नेगेटिवनेस की, नीचे जा रही है मार्केट, एंड ग्रीन निशानी है ऊपर जाने की, बुल्स की निशानी है। तो एक ग्रीन कैंडल इज अ बुलिश कैंडल एंड अ रेड इज अ बीरिश कैंडल। अब कैंडल को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। जब बात कैंडलस्टिक चार्ट की हो रही है तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, उसके अंदर कैंडलस्टिक्स इन्वॉल्व है। तो हमें कैंडल्स के कैरेक्टर को समझना होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपको कैंडलस्टिक के कैरेक्टर से पता लग जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है। एक कैंडल ही आपको बताने लगेगी। तो इस कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कैंडलस्टिक। तो हम सबसे पहले आज टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि ये कहना क्या चाह रही है, कैंडल है क्या चीज। बेसिकली आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। टाइम फ्रेम को हम लेटर ऑन समझेंगे। इससे पहले जैसे कि आपके सामने आ रहा है कि चार्ट्स के अंदर दो टाइप के चार्ट्स की हम बात कर रहे थे। लाइन बार चार्ट को हम नहीं देखेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, लाइन चार्ट एंड कैंडलस्टिक चार्ट। अब इसके बारे में सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कैंडलस्टिक चार्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट, वाज डेवलप्ड इन द 18th सेंचुरी, इतना पुराना है ये, बाय जापानीज राइस ट्रेडर। अब इसके बारे में हम ज्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे, उसने क्यों बनाया था राइस के प्राइसेस देखने के लिए एंड ऑल दैट।
हमें एक कैंडल क्या बताती है, अब वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक कैंडल जब भी आप देखेंगे चार्ट पे, ये आपको कुछ पॉइंट्स बताएगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे हम अपने माइंड प्रिपेयर करेंगे आगे आने वाले प्राइस एक्शन के बारे में। एक कैंडल आपको चार जो पॉइंट बताती है वो कौन से होते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज जो एक कैंडल बताएगी वो क्या है? अगर ये एक कैंडल है, दिस वन इज अ कैंडल, कौन सी कैंडल है? ये है रेड कैंडल। एक कैंडल रेड है या ग्रीन है, हमने क्या बात की थी अभी कि अगर एक कैंडल रेड कैंडल है तो वो बता रही है मार्केट में बेरिशनेस। मार्केट में बेरिशनेस का मतलब क्या है कि बियर जो होते हैं, बियर पैसा कब कमाते हैं? जब प्राइस नीचे जाता है। तो बियर्स हावी हैं मार्केट के अंदर और प्राइस नीचे जा रहा है लगातार। ये क्या चीज से पता लगेगा? कलर ऑफ द कैंडल। अगर एक कैंडल रेड कैंडल है तो डेफिनेटली बियर्स हावी है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि एक कैंडल हमें कुछ पॉइंट्स बताती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? आप देखेंगे कैंडल के अंदर एक ये छोटी सी ऊपर जिसको हम बोलते हैं विक, कुछ इसको बोल देते हैं शेडो। ये विक या शेडो भी आपको मिलेगी। ये इतनी सी भी हो सकती है, ये इतनी बड़ी भी हो सकती है। ये विक, ये शैडो, ये सब कुछ क्या बताती है? अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये जानने से पहले टाइम फ्रेम। एक कैंडल आपको एक टाइम फ्रेम जो हम खुद चूज करेंगे, ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये लगातार 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट की, जो ये मैंने खुद सिलेक्ट कर रखे हैं। आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसे ड्रैग डाउन करके। ये आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम होता क्या है? आप कभी भी जब इस मार्केट में आएंगे तो इसका सबसे खूबसूरत पार्ट क्या है कि आप अगर कोई भी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इसके साथ साथ इसके अंदर से पैसा बना सकते हैं। लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं इसलिए पैसा गवाते हैं, हमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। मेन चीज क्या है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक बड़े टाइम फ्रेम को चूज कर सकते हैं। वो क्यों? मान लीजिए मैं सुबह से शाम तक जॉब पे होता हूँ और आने के बाद इवनिंग के अंदर स्टॉक मार्केट जब क्लोज हो जाती है, फॉरेक्स मार्केट ओपन रहती है, रादर इवनिंग में वॉल्यूम्स ज्यादा रहते हैं ड्यू टू यूएस मार्केट आवर्स। अब मैं कहता हूं कि मुझे तो शाम शाम के टाइम पे ट्रेड करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां जाऊंगा और 4 आवर, ये जो आपको दिख रहा है 4 आवर, इस कैंडल को या डे कैंडल को क्लिक करूंगा। इससे होगा क्या? अभी जैसे डे कैंडल को मैंने क्लिक किया हुआ है, अब डे कैंडल का यहां मतलब क्या है कि एक कैंडल, जो जितनी भी ये कैंडल दिख रही है आपको, एक कैंडल जो टाइम फ्रेम मैंने चूज किया, जैसे कि यहां पर डे कैंडल है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको समरी देगी कि पूरे दिन की एक कैंडल जो बनी है, वो आपको समरी देगी कि प्राइस में कहां कहां मूवमेंट हुआ, क्या क्या मूवमेंट हुआ। अब प्राइस जब एक डे स्टार्ट होगा, मान लीजिए, अब क्योंकि ये एक रेड कैंडल है तो प्राइस नीचे गिरा है, ये तो क्लियर है। अब इसका मतलब क्या? प्राइस जब ओपन होगा, ये होता है ओपन ऑफ द प्राइस, ओपन ऑफ द मार्केट। जब सुबह मार्केट स्टार्ट होगी तो उसका ओपनिंग होगा। ओपनिंग कौन सा? दिस वन, ये जो पॉइंट है, ये दिस इज ओपनिंग। अब ओपनिंग पॉइंट ये साइड पे लिखा आ रहा है, यहां से मार्केट स्टार्ट हुई, क्योंकि यूरो एसडी की बात कर रहे हैं तो यहां से मार्केट स्टार्ट हुई। चलो मैं आपको आईएनआर में बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। प्राइस स्टार्ट हुआ 100 से। स्टार्ट हुआ मतलब कि मार्केट जब ओपन हुई तो 100 रुपए के प्राइस से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, 100 रुपए के प्राइस से मार्केट ओपन होती है। अब सारे दिन के अंदर मूवमेंट होगी, प्राइस ऊपर नीचे करेगा। अब ऊपर नीचे करते करते में प्राइस नीचे गया और नीचे जाने के बाद फाइनली ये यहां तक नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया प्राइस, क्योंकि बियर्स हावी थे। तो ये प्राइस जो यहां पर गया, कहां तक चला गया? 50 रुपीज तक। चलो हम ये लेके चलते हैं, 50 रुपए तक नीचे प्राइस चला गया। नीचे चला गया क्या, यहाँ मतलब क्या है? चलेगा का मतलब ये है कि 50 रुपए तक बेचने वालों ने सामान बेचा। 100 रुपीज पे मार्केट स्टार्ट हुई, लेकिन 50 रुपए तक भी सेलिंग होती चली गई। क्या बताती है ये आपको? क्योंकि हम बहुत डीप जाएंगे, आपको यहाँ ये पता लगता है कि डेफिनेटली जो सेलर्स हैं वो बहुत डरे हुए हैं।
वो अपना सामान किसी भी रेट पे बेचने को तैयार है, 50 रुपए तक भी बेचने को तैयार है। अगर 50 रुपीज टच किया है मार्केट ने तो डेफिनेटली 50 रुपीज तक मार्केट के अंदर सौदे हुए हैं। सौदे का मतलब दोनों में ट्रांजैक्शन, बायर्स एंड सेलर्स के बीच की ट्रांजैक्शन को सौदा बोलते हैं हम, कि 50 रुपए तक भी किसी सेलर ने सेल किया होगा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा है मार्केट के अंदर, जो हमें ये कैंडल बताना चाह रही है कि मार्केट के अंदर यहां तक भी लोगों ने माल सेल किया है। बी रेडी कि बियर्स हावी हो रहे हैं मार्केट के अंदर। एक कैंडल आपको इतनी बड़ी चीजें बताती है, ना जाने क्या इंफॉर्मेशन है उन लोगों के पास, हमें नहीं पता और ना ही पता हो सकता है। लेकिन ये कैंडल हमें बता रही है कि डेफिनेटली उन लोगों के पास कोई ऐसी खबर है जिसके कारण वो लगातार सेल करते जा रहे हैं। तो 50 रुपए तक यहां पर ट्रांजैक्शन हुई है, इस पॉइंट तक। लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाने लगी। कुछ लोगों को कुछ और समझ में आ रहा था, बाय सेल बाय सेल बाय सेल हो रहा है, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर की तरफ भी सौदे हुए हैं, कहां पे सौदे हुए हैं? 120, 120 तक। तो मार्केट ऊपर की तरफ कहां गई? 120 तक। अब फाइनली फिर ऊपर नीचे, और फाइनली क्या होता है, मार्केट के क्लोजिंग आवर्स आ जाते हैं, मार्केट क्लोज हो जाती है। कहां जाके क्लोज हुई मार्केट? मार्केट क्लोज हुई इस पॉइंट पे। आप देख रहे हैं कि बॉडी कहां क्लोज हुई है, इस पॉइंट पे। हो सकता है ये पॉइंट था, तो हम बात करेंगे 80 रुपीज की या 70 रुपीज की, दिस पॉइंट। तो मार्केट ने मेरे को क्या दे दिया? एक क्लोज भी दे दिया। ये हो गया मार्केट का क्लोज, ये वाला, ये मार्केट का क्लोज है। लेकिन लो कहां तक गई? मैं चलो इसको थोड़ा और लंबा कर देता हूं। मार्केट लो कहां तक गई? 50 रुपए तक। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये क्या हुआ? मार्केट का लो। बिल्कुल सिंपल, मार्केट का लो है ये। ऐसे ही इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? ये मार्केट का हाई है। आज मार्केट कहां तक ऊपर गई? ये हाई है। तो इसका मतलब एक कैंडल हमारे को क्या बताने की कोशिश कर रही है? 4 पॉइंट्स। मार्केट का हाई क्या है? 120 रुपीज। मार्केट का ओपन क्या था? 100 रुपीज। नीचे कहां तक गई मार्केट? लास्ट, द लोएस्ट पॉइंट, दैट इज 50 रुपीज। और क्लोज कहां हो गई फाइनली? 70। क्योंकि ओपन से नीचे क्लोज हुई है, तो एक रेड कैंडल क्रिएट हुई है। इसलिए ओपन से नीचे जब भी क्लोज होगा, इसको हम बोलेंगे एक बेरिश कैंडल। ये है एक बेरिश कैंडल। तो बेरिश कैंडल आपको 4 पॉइंट बताएगी। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से आपको 4 पॉइंट बताएगी एक बुलिश कैंडल। जस्ट गिव मी अ पॉज प्लीज। एक, जी। तो ये 4 पॉइंट्स एक आपको रेड कैंडल बताती है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट हम बात करेंगे, एक और कैंडल बिल्कुल उसी तरीके की एक कैंडल क्रिएट हुई। ये कैंडल क्रिएट हुई, सेम उसी तरीके से विक्स क्रिएट हुई इस कैंडल की। ये नीचे की लोअर विक क्रिएट हुई, और ये एक अपर विक क्रिएट हुई। ऑल गुड। लेकिन फर्क क्या है? इस कैंडल में फर्क ये है कि इसका कलर जो है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल है, दिस वन, सेम। अब ये क्या बता रही है? इसमें कुछ चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी। उसमें ओपन ऊपर होता था, क्लोज नीचे, इसमें उल्टा होगा। इसमें ओपन मार्केट का यहां होगा। नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं, हो सकता है आज हम 15 अक्टूबर में बैठे हैं, पिछली कैंडल थी 14 अक्टूबर की। आज कैंडल जब क्लोज हुई, मार्केट क्लोज हुई, तो ये एक कैंडल क्रिएट होगी, ग्रीन कैंडल। तो इसका मतलब जब ओपन नीचे से होगा, ओपन नीचे से होगा और क्लोज उसका ऊपर होगा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ओपन नीचे क्लोज ऊपर, इसका मतलब प्राइस ऊपर लेके जा रहे हैं। इसका मतलब इनके पास कोई इंफॉर्मेशन है जिसके कारण ये बाय करते चले जा रहे हैं। अब सेम 4 पॉइंट्स निकलेंगे।
ये वाला पॉइंट अब उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा मार्केट का ओपन, दिस वन इज ओपन, नाउ द क्लोज इज देयर, ऊपर की तरफ क्लोज होगा, और प्राइस जब क्लोज हुआ है तो प्राइस शुरू हुआ था 70 से, अब खत्म हुआ है 100 पे, लेकिन बहुत ऊपर तक जहां गया था। वंस अगेन ये वही है हाई, मार्केट का ये हाई है, और ये बिल्कुल ऑपोजिट, ये मार्केट का लो है। तो 4 पॉइंट्स मार्केट हमें बताती है कैंडल कि ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अगर ग्रीन कैंडल है तो लो जो है और हाई जो है वो वहीं रहेंगे, लेकिन जो क्लोज है ओपन से ऊपर रहेगा। अब ये सामने आप देख रहे हैं कैंडल्स, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन आप देखेंगे वही 4 पॉइंट्स दिखेंगे। जब भी मैं किसी एक कैंडल के ऊपर कर्सर लेके आऊंगा, जैसे मान लो इस कैंडल के ऊपर मैं कर्सर लेके आया, और मेरा टाइम फ्रेम मैंने क्या चूज किया हुआ है, यहां देख रहे हैं ब्लूइश में, मैंने टाइम फ्रेम चूज किया हुआ है डे का। तो इसका मतलब मैं इसको एक बार हटा देता हूं, यहां तक मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं। ये लास्ट कैंडल की अगर मैं बात करूं, मैं अगर कर्सर जैसे ही यहां लेके जाता हूं, तो आप देखेंगे इस जगह पर दिस वन, इसको देखेंगे ध्यान से, मैं कर्सर लेके गया तो आपको OHL एंड C आ रहा है लिखा हुआ। O is open, H is high, L is low and C is close। 4 पॉइंट्स आ गए। इन 4 पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल की घड़ी आपको ये देखना है कि एक कैंडल हमें क्या बताना चाह रही है। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स में जाते हैं। इसकी बात कर रहे थे ना हम, ये था एक डे की कैंडल, दिस इज अ डे कैंडल। लेकिन अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, मैंने इसको 4 आवर अगर क्लिक किया, तो पूरा दिन होता है 24 घंटे का, उसमें 4 आवर की 6 कैंडल्स बन जाएंगी। तो वो जो पिछली कैंडल की हम बात कर रहे थे, मैं जैसे ही डे को क्लिक करता हूं तो बड़ी साफ सुथरी एक कैंडल क्रिएट होती है, पूरे दिन की समरी। लेकिन मुझे अगर ज्यादा शौक है छोटे टाइम फ्रेम में जाने का, तो ये 4 आवर की ये सारी कैंडल्स उसी दिन के अंदर बनी हुई है। इसका मतलब अगर मैं और टाइम फ्रेम एक नीचे जाता हूं, मैं चूज कर रहा हूं, ये मेरे मेरे चूज करने पे है, मैंने 1 आवर चूज किया, तो ये पूरे दिन के अंदर एक एक घंटे की इतनी सारी कैंडल्स, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बट जैसे ही मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो ये छोटी हो जाएगी समरी, डे पे जाऊंगा तो ये बिल्कुल क्लियर समरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि शुरू में मेरे को डे चार्ट के ऊपर ही प्ले करना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा 4 आवर में चले जाइए, लेकिन इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना प्रैक्टिस के टाइम पे। उसका कारण क्या है, छोटे टाइम फ्रेम का मतलब जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, उतनी ज्यादा नॉइस बन जाएगी। नॉइस का मतलब ऊपर नीचे ज्यादा दिखेंगे, फिर आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी समरी ज्यादा अच्छी मिलती है, और टाइम फ्रेम बड़े होने पे ये कैंडलस्टिक, ये पैटर्न्स जो हम अभी देखेंगे, ये बहुत अच्छा प्ले करते हैं। तो बिगर टाइम फ्रेम्स का मतलब अच्छे प्रॉफिट्स, आपने शुरू में इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब कैंडल्स में थोड़ा और इसके करेक्टर्स को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये है वो 4 पॉइंट्स, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इफ द क्लोज इज हायर देन द ओपन, दैट मीन्स कि प्राइस ऊपर गया है, ग्रीन कैंडल बनेगी। इफ द लो इज क्लोज, द क्लोज इज लोअर, नीचे की तरफ है, तो डेफिनेटली प्राइस को नीचे ले जाया गया है, तो एक रेड कैंडल बनेगी। आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रीन कैंडल मींस बुलिश कैंडल, देन द बेरिश कैंडल, देन कम्स द न्यूट्रल कैंडल। एक ऐसी कैंडल जिसमें एक तरीके से ज्यादा कोई बियर या बुल हावी नहीं है। इन तीनों के करेक्टर को हम समझेंगे। तीनों ही अपना अपना एक पैटर्न क्रिएट करती हैं, एक पैटर्न बनाती हैं। वो कौन कौन से पैटर्न होते हैं उसको आज समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है बुलिश कैंडलस्टिक्स जो होती हैं, वो किस किस टाइप की होती हैं। इसको आपने अगर कॉपी लेके बैठ सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आज। सबसे पहली चीज जिसको बुलिश कैंडल बोला गया है, वैसे उसको बोला जाता है बुलिश मारोबुजू कैंडल। क्या करेक्टर होता है इसका? बुलिश मारोबुजू कैंडल वो कैंडल होती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसके अंदर अपर एंड लोअर विक या शेडो नहीं है। जितनी भी बॉडी बड़ी होगी एक कैंडल की, वो उतनी स्ट्रांगनेस दिखाएगी एक्शन के अंदर।
इसका मतलब अगर कोई प्राइस की विक बन रही है, आप उसका मतलब जानते हैं क्या है? जब प्राइस ऊपर गया था तो ऊपर जाके कहीं सेलिंग आई होगी तो डेफिनेटली नीचे गया था। एक जब हाई क्रिएट किया था, जब पीछे हम बात कर रहे थे 120 रुपीज का हाई क्रिएट हुआ था, तो डेफिनेटली मैं आपको चार्ट पे ही दिखाता हूं। जब हम बात कर रहे थे एक कैंडल जब क्रिएट हो रही है, ये कैंडल बन रही है, अब ये कैंडल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती चली जाएगी। जब ये यहां तक ऊपर चली गई थी और नीचे आई थी, ऊपर गई नीचे आई, पूरा दिन चलते रहा ये सब कुछ। विक कब बनती है? जब ये कैंडल ऊपर तो गई थी, ये ऊपर जब गई तो यहां तक ऊपर चली गई थी। अब इस एरिया तक ऊपर तो गई थी कैंडल, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे आ गई। इसका मतलब इस एरिया में जो विक बनती है, इस एरिया में सेलिंग आई है। ऊपर नीचे होने के बाद क्लोज हो गई, लेकिन इस एरिया में सेलिंग आई है। तो विक्स कब क्रिएट होती है? अनसर्टेनिटी जिस एरिया में होती है, बायर सेलर लड़ते हैं आपस में, तो यहाँ पर सेलर बैठे होंगे, उन्होंने प्राइस को फेंका नीचे की तरफ, यहाँ बायर बैठे होंगे, वो ऊपर लेके गए, ऐसे ही एक नीचे की विक क्रिएट हुई है। सिमिलरली बिल्कुल यहाँ भी क्रिएट हुई थी, छोटी सी हो चाहे बड़ी हो चाहे कैसी भी हो। ये विक क्या बताती है कि इस जगह पे बायर्स बैठे हैं, नीचे लेके गए होंगे सेलर्स, यहाँ बायर्स आए, तो इधर बोलते हैं कि डिमांड आई तो ऊपर गया, यहाँ से सप्लाई आई तो नीचे गया। इसको और ध्यान से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए कैरेक्टर क्या समझना है कि अगर ये अपर और लोअर विक्स नहीं है, ये क्या बताता है आपको? ये दोनों नहीं है, इसका मतलब अनसर्टेनिटी नहीं है, पूरी तरह से बायर हावी है। सिंपल, इसमें विक है ही नहीं। सेशन जहां से स्टार्ट हुआ था, हमने पढ़ा था कि अगर सेशन स्टार्ट हुआ है 100 से, दिन आया, सॉरी, अगर दिन आया और सेशन स्टार्ट हुआ 100 रुपीज से और क्लोज हो गया, सिंपली किसी भी तरीके का सेलिंग आई ही नहीं, क्लोज हो गया 200 पे, इस जगह पर जाकर प्राइस क्लोज हो गया, मतलब दिन का सेशन क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है? सेलिंग आई ही नहीं है। 100 से सीधा 200 और कोई सेलिंग ही नहीं दिख रही। तो हमें करेक्टरिस्टिक को पकड़ना होता है कैंडल के। तो जो मारूबुजू जिसको हम नाम लेते हैं, मारूबुजू कैंडल, दिस वन इज मारूबुजू, जस्ट अ मिनट प्लीज, दिस वन इज मारूबुजू कैंडल। तो ये जो मारूबुजू कैंडल है, इसका करेक्टर क्या होता है कि इसमें अपर और लोअर विक या तो बिल्कुल नहीं होती, या होती भी है तो बिल्कुल थोड़ी सी छोटी सी नाममात्र। क्या बोल रहा है? दिस कैंडल हैज अ लॉन्ग बुलिश बॉडी with no upper or lower shadow, which shows that the bulls are exerting buying pressure and the market may turn bullish. बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है ये, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल देखना कहाँ होता है? रास्ते में बहुत कैंडल्स आएंगी। अब ये देख रहे हैं आप, मारूबुजू ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, इसमें मारूबुजू ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। डे कैंडल पे आएंगे, कोई भी चार्ट हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पर? मारूबुजू ढूंढेंगे हम। बुलिश और बेरिश दोनों मारूबुजू होती हैं, यहाँ हम बुलिश मारूबुजू की बात कर रहे हैं। दिस वन इज बुलिश मारूबुजू, दिस कैंडल। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कैंडल is meeting all the norms of a मारूबुजू कैंडल, ग्रीन मारूबुजू कैंडल। इसकी लोअर विक नाम मात्र विक है, अपर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो एक मारूबुजू कैंडल इसे बोला जाता है। अब रास्ते में बहुत जगह पर आपको मारूबुजू कैंडल दिखेंगी, हमें उनसे कोई भी मतलब नहीं है। हमें इसे कहाँ ढूंढना होता है? हमें इसे ढूंढना होता है कि अगर प्राइस लगातार नीचे आ रहा है, क्या वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा? अगर वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो एक कैंडल बनेगी, तो उस टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। जैसे ये एक बॉटम क्रिएट हो रहा था, क्यों बोलेंगे इसे कि बॉटम है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर इस बॉटम पे ये मारूबुजू है, दिस वन? अगर ये मारूबुजू यहाँ पर है, तब जाके इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो रास्ते में बनने वाली ये भी मारूबुजू है, ये भी मारूबुजू है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें बॉटम पे चाहिए मारूबुजू। ये पूरे का पूरा ट्रेंड चेंज करने की कैपेसिटी रखती है।
तो कैसे काम होगा वो बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल की घड़ी सबसे पहली चीज मारुबुजु कैंडल। नेक्स्ट कम्स, ये मारुबुजु का एग्जांपल। नेक्स्ट कम्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैमर। हैमर किसे बोला जाता है? एक हथौड़ा जिसे बोलते हैं हम, आम यूज में आता है, आप लोग देखते होंगे। हथौड़े की शेप की कैंडल, इसे बोला जाता है हैमर। अब ये हैमर क्या होता है और इसका कैरेक्टर क्या होता है उसे समझ लेते हैं। जब भी बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी विक होगी, विक हमने अभी पढ़ा था शैडो, जब बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी विक होगी तो वो क्रिएट करेगी एक हैमर। और हैमर क्या दिखाने की कोशिश करती है, इसके कैरेक्टर को थोड़ा समझो। जब मैंने आपको बताया था एक कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब ऊपर नीचे प्राइस लगातार पूरे दिन होगा तो फाइनली जाके क्लोज हो जाएगा। जब आपका प्राइस क्लोज हो जाएगा तो वो इस टाइप की अगर एक कैंडल छोड़ देता है, अगर प्राइस लगातार ऊपर नीचे हो रहा है और क्लोजिंग के टाइम पे वो एक, ये लगातार अभी कैंडल बन रही थी, पूरा दिन ऊपर नीचे हो रही है, फाइनली वो क्या करता है, एक ऐसी कैंडल क्रिएट कर देता है जिसकी विक लंबी होती है एटलीस्ट बॉडी से 2 से 3 गुना, ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, 2 से 3 गुना बड़ी विक होती है। दिस इज अ कैंडल काइंड ऑफ अ हैमर, हथौड़े की शेप लग रही है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब प्राइस नीचे आया था, नीचे आने के बाद यहां तक नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा और क्लोज हो गया, इसका मतलब क्या कि इस एरिया में मैंने आपको बताया था कोई बाइंग होगी तभी ऊपर गया। अगर ये बाइंग है तो यहाँ बायर्स बैठे हैं, लेकिन वंस अगेन इसका सिग्निफिकेंस कौन सी जगह पर जाकर आता है, जब प्राइस अपने बॉटम के आसपास है। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लीजिए प्राइस अपने बॉटम के पास है, कहीं पे अपने बॉटम के पास, इसमें कलर मैटर नहीं करेगा। इन केस ऑफ अ हैमर कलर मैटर नहीं करेगा, हैमर के केस में क्या मैटर करेगा? हैमर के केस में विक मैटर करेगी, बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी विक होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे, एक हैमर फिलहाल ढूंढते हैं, वो बाद में उसके एग्जैक्टनेस पे जाएंगे। ये एक काइंड ऑफ हैमर लग रही है आपको, दिस वन, ये कहीं थोड़ी सी आपको हैमर दिख रही है, जो बॉडी है उससे तकरीबन दुगनी इसकी विक है, बॉडी से डबल, ये देख रहे हैं, बॉडी से डबल या ट्रिपल जा सकते हैं इसकी विक है। बॉडी इज स्मॉलर देन द विक, और ये हैमर की एक शक्ल दे रहा है, हथौड़े की शक्ल दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हैमर। जब हैमर आता है तो प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब देख रहे हैं, यहां से प्राइस लगातार नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, एक हैमर क्रिएट हुआ, यहां से प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, और यहां से लगातार प्राइस इस जगह से यहां तक का मूव हम पकड़ सकते हैं, लगातार प्राइस ऊपर जा रहा है। तो हैमर कहाँ सिग्निफिकेंट होता है? जिस जगह पे बॉटम होता है। तो दिस इज हैमर पैटर्न। इसका कलर कोई भी हो सकता है, इसको ध्यान नहीं देना, इट्स अ वेरी बुलिश पैटर्न। ये है इसका छोटा सा एग्जांपल। फिर आता है 2 कैंडल से बना हुआ पैटर्न। 2 कैंडल मींस, पीछे हम देख रहे थे सिंगल कैंडल के ऊपर कि या तो हैमर बन गया या मारूबुजू बन गई, लेकिन 2 कैंडल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ पैटर्न उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसमें सबसे पहले आता है बुलिश पियर्सिंग। इसका करेक्टर क्या होता है? बुलिश पियर्सिंग इज अ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न where the first candle is a normal bearish candle and the second is a bullish candle। इसका क्या मतलब है कि लगातार रेड कैंडल्स बन रही होंगी तभी प्राइस नीचे आ रहा था, लेकिन बॉटम के आसपास जाके अगर एक ऐसी ग्रीन कैंडल क्रिएट हो जाती है जिसमें 2 करेक्टर होंगे, फर्स्ट इज इट कैन ओपन एट द सेम लेवल एंड एज द क्लोज ऑफ बीरिश, या तो पिछली रेड कैंडल जो बीरिश बनी थी उसके पास, उसके ओपन के पास इसका क्लोज होगा, और ये जाके मेन चीज जो है वो मीडियम को तोड़ के जाके क्लोज होगी। पिछली एक रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। अब ग्रीन का मतलब क्या है? जिसका ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होगा। अगर इसका क्लोज पिछली रेड कैंडल के मीडियम मतलब सेंटर, अप्रोक्सीमेट सेंटर पार्ट से ऊपर क्लोज होता है, डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाता है
bullish piercing. Most importantly, the bullish should close above the median of the bearish candle. आपने हमेशा ध्यान देना है, ये मेन पार्ट, इसका क्लोज जो है उसके मिड पार्ट से ऊपर जाके होना चाहिए। इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहां हम ढूंढने की कोशिश करेंगे बुलिश पियर्सिंग कैंडल, एक ऐसा डबल पैटर्न जिसके अंदर सबसे पहले एक बेरिश कैंडल बनी और उसके बाद बुलिश जो है उसके मीडियन से ऊपर जाके क्लोज हो गई। जैसे कि यूरो यूएसडी या गोल्ड में देखते हैं। यूरो यूएसडी, इसमें अगर सर वो रही है। अब वो रही तो मिलेगी नहीं, बहुत कंफ्यूज करेगा बहुत ज्यादा। अगर आपको दिख रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत इस तरीके से होती है कि मिलती ही नहीं है, तो धीरे धीरे लोग घबरा जाते हैं कई बार। अच्छी बात है आपको दिख रहा है तो। हमें इसे ना बॉटम पे ढूंढने की कोशिश करनी है। बॉटम मीन्स अगर यहाँ से लेकर नीचे, जैसे मान लो प्राइस यहाँ पर आ रहा है, तो बॉटम को ढूंढने की कोशिश करनी है। अब ये अगर बात करेंगे तो ये पियर्सिंग नहीं है, इसने पूरा खा लिया उस कैंडल को, तो ये पियर्सिंग नहीं है। पियर्सिंग थोड़ी सी ऑड होगी, इससे थोड़ी अलग होगी। जैसे कि ये तकरीबन तकरीबन आसपास है पियर्सिंग के। दिस कॉम्बो, ये जो कॉम्बो है इसमें आपने दो करेक्टर देखने हैं। दिस कॉम्बो वैसे बहुत अच्छी नहीं मिली, हम ढूंढ लेंगे, लेकिन इसमें क्या है, ये जो इसका क्लोज है इसके मीडियन से ऊपर है। ये था इस कैंडल का मीडियन, ये मीडियन था, इससे ऊपर इसने क्लोजर दे दिया। मीडियन से ऊपर क्लोजर का मतलब बुलिश पियर्सिंग, उसने मीडियन को क्रॉस करके क्लोज दे दिया। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बेरिश बुलिश सिग्नल होता है, बहुत जबरदस्त। तो ये अगर आपको किसी बॉटम पे मिलता है, वंस अगेन जो हमने पहले बात की थी, इन बिटवीन मिलता है तो इसका कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी एक बुलिशनेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर ये मेरे को किसी बॉटम पे मिलता है, बॉटम पे और भी बहुत चीजें मिलेगी, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम पियर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो आपको मेनली कैरेक्टर क्लियर होना चाहिए। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल्स। फर्स्ट इज बियरिश, क्योंकि बियरिशनेस चल रही थी मार्केट में। देन कम्स दिस कैंडल एट द बॉटम, जिसके कारण हमें लगता है कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। इट्स अ बाय सिग्नल। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर दिस, जो हम बीच में अभी हमारे को दिखी थी ना कैंडल्स, अब इसमें और उसमें सिर्फ सिंपल सा एक डिफरेंस है। ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल्स है, इसमें भी सेम चीज रहेगी कि लगातार बेरिश कैंडल्स बन रही थी, मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, और फाइनली क्या हुआ, एक ऐसी ग्रीन कैंडल आई जिसने पिछली बेरिश रेड कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया। दोनों में डिफरेंस क्या है, एनगल्फिंग और पियर्सिंग में? उसने मीडियन को क्रॉस करके क्लोजर दिया था, लेकिन इसने फाइनली इसके प्राइस का जो ओपन था, क्योंकि रेड कैंडल का मतलब 100 रुपए से प्राइस स्टार्ट हुआ था और 20 पे जाके खत्म हो गया। ये जो कैंडल आई इसने 100 रुपए जहां से स्टार्ट हुआ था उसको भी क्रॉस करके क्लोज दे दिया। बहुत ही बुलिश ये पैटर्न होता है, क्योंकि बायर्स पूरी तरह से हावी हो रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसको आप अगर फाइंड आउट करेंगे, ये तो काफी ज्यादा मिल जाते हैं। ये एक बुलिश पियर्सिंग है, पियर्सिंग कह रहा हूँ, एनगल्फ है, कि पिछली रेड कैंडल को इसने पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया। इसको भी कोशिश कर रही है बॉटम पे ढूंढने की। अभी प्राइस जैसे ये लगातार आ रहा है, नीचे आ रहा है, लगातार नीचे आ रहा है, तो कोई ऐसा पार्ट जिसमें प्राइस ने एक ग्रीन कैंडल क्रिएट की, जैसे कि ये। हालांकि ये अगला पैटर्न आएगा, क्योंकि ये तीन का पैटर्न है। ये तीन, एक, दो और तीन, ये अभी आगे आएगा। प्रॉपर अगर मैं बुलिश एनगल्फ की बात करूं, तो कहीं ना कहीं या तो ये वाला पैटर्न है, या मैं इसको और थोड़ा कोशिश करता हूं ढूंढने की। आप लोग ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा कि एक ऐसी कैंडल जिसने ग्रीन कैंडल जो कि रेड के बाद बनी, जैसे कि ये अभी नहीं बनी क्योंकि इसने इससे ऊपर क्लोज नहीं दिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब जैसे ये देख रहे हो आप, ये वाला, अब इस पार्ट में ये बुलिश एनगल्फ नहीं है, क्योंकि इसका रेड का जो ओपन था वो ये था। ये एग्जैक्टनेस बताऊं तो ये था। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर कर्सर लाइए,
ऊपर आ जाएगा ये वाली जगह, इस जगह पर आपने देखना है, इस जगह पर कर्सर लेके आएंगे ऊपर, ओपन हाई लो क्लोज सब दिखेगा आपको। तो इसका जो ओपन है वो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है, अगली ग्रीन देख रहे हैं, इसने क्लोज इस ओपन से ऊपर नहीं दिया, तो ये बुलिश एनगल्फ नहीं है, ये बुलिश एनगल्फ नहीं है। तो बुलिश एनगल्फ को हमें ढूंढना है, इसका करेक्टर आपको समझ आ गया होगा। बुलिश एनगल्फ इस तरीके से होती है, रेड से ऊपर क्लोजर। ओके जी। अब इससे भी एक और अच्छे पैटर्न पे चलते हैं। अभी तक हम 2 कैंडलस्टिक के कॉम्बिनेशन से करेक्टर चेक कर रहे थे, अगला है 3 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ। डेफिनेटली ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ बाय है। मॉर्निंग स्टार इसका नाम दिया जाता है। मॉर्निंग स्टार इज अ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न वेयर द फर्स्ट कैंडल इज अ नॉर्मल बीरिश कैंडल। पहली कैंडल क्या होगी, एक नॉर्मल बीरिश कैंडल होगी। देन कम्स, बीच में कौन सी कैंडल है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कैंडल, जिसने कोई डिसीजन नहीं दिया लेकिन न्यूट्रल ने भी कुछ बताया, वो बाद में पढ़ेंगे। देन कम्स द ग्रीन कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल का करेक्टर कहीं ना कहीं बुलिश पियर्सिंग का करेक्टर है। इसने क्लोजर चाहे ऊपर दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन मीडियन से ऊपर क्लोज दे दिया, रेड कैंडल के मीडियन से ऊपर क्लोज दे दिया। आई थिंक पीछे आया था ये काइंड ऑफ दिस थिंग। ये भी नहीं लेंगे हम, लेंगे 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 लेंगे, इसको भी मान सकते हैं क्योंकि ये फोर्थ कैंडल ने इसके मीडियन को क्रॉस कर दिया। तो अपने आप में ये मॉर्निंग स्टार है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, लेफ्ट से नीचे आया प्राइस, यहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है, इसके नीचे नहीं गया दोबारा। तो ऐसे आपको काफी जगह पर मॉर्निंग स्टार दिख जाएंगे। ये सारी प्रैक्टिस इसके बाद क्या है, मैं आपको जैसे बता रहा था कि थ्रेटिकली हम कर लेंगे, उसके बाद आएगी इंटर्नशिप, इसको ढूंढने का काम सारा अब स्टार्ट होगा। ये आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये करेक्टर क्या है, ये वाला देखिए। मार्केट के अंदर आप अगर ढूंढने लगेंगे एज पर द पिक्चर एग्जैक्टनेस कहीं नहीं मिलेगी, आपको अप्रोक्सीमेशन में जाना है और साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करनी है कि प्राइस हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। रेड कैंडल आई, देन कम्स द न्यूट्रल कैंडल अप्रोक्सीमेट, देन कम्स नॉट ओनली अ पियर्सिंग कैंडल, इट्स रादर ये वाली ग्रीन कैंडल क्या है, ये एक तरीके से एनगल्फ कर चुकी है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक करेक्टर क्या दिखा रहा है, रिवर्सल का पैटर्न दिखा रहा है, जिसको नाम दिया जाता है मॉर्निंग स्टार का। तो ये 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसको बहुत आराम से आपने प्रैक्टिस करनी है, चार्ट जितने ज्यादा देखेंगे आप उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको ऐसी चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये देख रहे हैं, एक लगातार प्राइस यहां से नीचे आ रहा था, नीचे आते आते एक क्या क्रिएट हुआ, सबसे पहले एक रेड कैंडल आई थी, मैं और बड़ा कर देता हूं, एक रेड कैंडल क्रिएट हुई थी, एक न्यूट्रल कैंडल क्रिएट हुई, और फाइनली एक ग्रीन कैंडल ने इसके अपर पार्ट को भी क्लोज कर दिया ऊपर की तरफ। तो ये 3 का कैरेक्टर क्या है, इट्स अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और प्राइस ने लगातार एक मूव दिया, ऊपर की तरफ जा रहा है लगातार ऊपर। ऐसे और अच्छे आपको दिखेंगे पैटर्न्स यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर चलो ये ज्यादा अच्छा नहीं है, ये हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सारी प्रैक्टिस आपने करनी है और मेरे को ये होमवर्क दिखाना है आपने, फाइंड आउट करके। अब ये एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद ये अप्रोक्सीमेट, वैसे तो इसको हैमर बोला जाएगा, ये मॉर्निंग स्टार की जगह पर रादर एक हैमर है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला, क्योंकि इसका करेक्टर क्या है, ये हैमर से मिलता हुआ करेक्टर नहीं है, कि बॉडी से 3 गुना 4 गुना 5 गुना बड़ा इसका विक है, तो ये एक हैमर है। हैमर के साथ कुछ और चीजें ऐड होती हैं, वो भी देखेंगे हम, लेकिन अभी के लिए अल्टीमेटली वी कम बैक टू अवर पीपीटी। ये 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो करेक्टर है वो है जिसको नाम दिया जाता है मॉर्निंग स्टार। अगर हम इसे कभी भी बॉटम में पकड़ लेते हैं तो प्राइस के बहुत बड़े चांसेस हो जाते हैं यहां से ऊपर जाने के। इसका मतलब सिंपल टर्म्स में हम यहां से बाय कर सकते हैं। इसे आगे चलते हैं, ये उसका थोड़ा सा एग्जांपल दिया हुआ है ग्राफिकली, इस तरीके से काम करता है ये। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अभी तक हमने जो चीजें की वो थी सारी बुलिशनेस दिखाती हैं। जो सबसे पहले कौन सा था, मैं यहाँ पे स्क्रीन रोकूंगा,
मुझे प्लीज बताएंगे कि सबसे पहला जो था बुलिश का कैंडलस्टिक वो कौन सा था इस मारुबुजू। वक्त? मारुबुजू। मारुबुजू सबको याद है ना? मारुबुजू। मारुबुजू से अगला कौन सा था? हैमर। हैमर था। और हैमर का करेक्टर क्या था? सर जो बॉडी है वो भी होती है उसकी बॉडी से मल्टीप्लिकेशन। जो बॉडी है वो विक से बटा 3 कह लो, या बॉडी से मल्टीप्लाई बाय 3 विक बोल लो, मतलब 3 गुना बड़ी या 2 गुना बड़ी एटलीस्ट विक होनी चाहिए। ये करेक्टर है एक हैमर का, मतलब इट गिव्स यू लुक ऑफ अ हैमर, एक हथौड़े की लुक देगी आपको। उसके बाद कौन सा करेक्टर आया था? और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इसमें कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो। बॉटम के ऊपर अगर आपको हैमर दिखती है तो बहुत बड़े चांसेस होते हैं प्राइस के ऊपर जाने के। उसके बाद कौन सा था? बुलिश पियर्सिंग। वेरी नाइस। और बुलिश पियर्सिंग का कोई, गौरव के अलावा कोई मुझे बताएगा बुलिश पियर्सिंग का कैरेक्टर क्या था? कैसे पकड़ते हैं बुलिश? पप्पू जी आप बताएंगे, आशा जी आप बताएंगे, कोई सर मुझे बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर बुलिश पियर्सिंग जो है वो जहां से शुरू होती है, जिस बेयरिश कैंडल से शुरू होती है, उसके मीडियन से ऊपर जाके वो क्लोज होती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके अंदर सिंपल सा हमें 2-3 चीजों को ध्यान में रखना है कि इससे पहले प्राइस लगातार नीचे आ रहा होना जरूरी है, क्योंकि हम इसे यूज करते हैं बॉटम पे। जब प्राइस नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली वो रेड कैंडल्स क्रिएट करता हुआ नीचे आ रहा है, और उसके बाद फाइनली एक ऐसी ग्रीन कैंडल आती है जो लास्ट रेड कैंडल के मीडियन को क्रॉस करके क्लोजर देती है। तो इसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग कैंडल। उसके बाद कौन सा आता है जी? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग बुलिश स्टार। एंगल। पियर्सिंग से पहले आएगा एनगल्फ। मॉर्निंग स्टार आता है 3 चीजों के, 3 कैंडल से बना हुआ पैटर्न, 3 कैंडल पैटर्न बोलते हैं उसको। लेकिन उससे पहले एक रह गया 2 कैंडल पैटर्न, दैट इज पहले पियर्सिंग करेंगे, पियर्सिंग के बाद आएगा एनगल्फ। ऐसा ही था? इसलिए कैंडल को ढक ले। बिल्कुल। छोटा सा डिफरेंस एक ही होता है एनगल्फ और पियर्सिंग में, कि इसमें जो क्लोजर रहेगा वो पिछली कैंडल के ओपन के ऊपर चला जाएगा, तो पूरी तरह से जिसे बोलते हैं खा जाएगी वो कैंडल। तो ये 2 से बने हुए पैटर्न है। लास्ट आता है 3 कैंडल से बना हुआ पैटर्न जो अभी आपने बताया, मॉर्निंग स्टार। उसका करेक्टर क्या होता है? एक रेड कैंडल आएगी, देन कम्स अ न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल कैंडल के बाद फाइनली एक ग्रीन कैंडल आएगी जो कि एटलीस्ट मीडियन को ब्रेक करके क्लोज होगी। गॉट इट? यस सर। अब हम चलते हैं वापस। नाउ कम्स द बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे हमने पहले बुलिश के बारे में पढ़ा था, बेरिश बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। बेरिश का मतलब अब जो भी कैंडल्स हमने पहले पढ़ी थी बस कलर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले जैसे मारुबुजू की बात कर रहे हैं तो मारुबुजू इसमें भी वही सेम है, लेकिन इसमें बेरिश मारुबुजू होने का मतलब क्या है? एक ऐसी रेड कैंडल बनेगी जिसकी बॉडी काफी बड़ी होगी और विक्स नाम के टाइप की होंगी, नाम के बराबर विक्स होंगी। प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। ये वही चार्ट है, लेकिन ये क्या है? बिल्कुल सामने पड़ी है। अब आपको ये धीरे धीरे इजीली दिखने लगेगी ये वाली। ये क्या है बेरिश। स्क्रीन बेरिश क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी मिनट प्लीज। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अभी हो रहा है? हाँ जी। तो ये सामने जो मैंने कैंडल पकड़ी है, ये सामने बिल्कुल आपके, ये मारुबुजू नहीं है? यस मारुबुजू लग रही है? लग रही। सिर्फ डिफरेंस इज कलर का डिफरेंस। ये लेफ्ट वाली ग्रीन वाली बुलिश मारुबुजू है, ये रेड वाली बीरिश मारुबुजू है, बस इतना सा फर्क है। अभी हम पीपीटी पे जाने के बजाय सभी कैंडल्स यहीं के यहीं पकड़ लेंगे। नंबर 1 कैंडल इज
बेरिश मारुबुजू। इसके बाद कौन सी आएगी, कोई बताएगा मुझे? बेरिश मारुबुजू के बाद नेक्स्ट कैंडल बेरिश में कौन सी आएगी? इन्वर्टेड हैमर। एग्जैक्टली। बेरिश अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, एक बार मुझे लगता है पीपीटी पे जाना पड़ेगा दोबारा से। अभी मारुबुजू का आपको क्लियर हो गया, जो ग्रीन थी सिंपली वही रेड हो जाएगी, जिसकी विक्स कम होगी या नाम मात्र होंगी या होंगी नहीं, सारी की सारी बॉडी होगी। ये कैरेक्टर क्या दिखाता है कि बियर्स पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और इसमें बाइंग है ही नहीं। अब ये आपको किस जगह पर पकड़नी है, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी जगह पर पकड़ेंगे इसे? बॉटम, बियरिश में ऊपर। अभी जैसे हमने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि ये अगर इन बिटवीन आती हैं ये कैंडल्स तो उसका कोई खास मायने नहीं है, लेकिन अगर कैंडल बॉटम या टॉप पे आती है तब पकड़ना है हमें, क्योंकि हम क्या पकड़ रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं रिवर्सल, क्योंकि कोई भी ट्रेंड लगातार सेम नहीं रहता। अगर कोई अप ट्रेंड है तो वो डाउन में जाएगा किसी दिन, जो डाउन है वो किसी दिन दोबारा चेंज होके अप में जाएगा। तो ये चेंजिंग कब आएगी कैसे पता लगेगा? कोई ना कोई कैंडल हमारे को हेल्प करेगी कुछ मूवमेंट के ऊपर। तो मारुबुजू अगर बेरिश है तो इसको हम पकड़ेंगे टॉप पे, किसी भी ट्रेंड के टॉप के ऊपर अगर हमारे को मारुबुजू दिखती है रेड कलर की तो दैट्स अ बेरिश सिग्नल, मार्केट यहां से रिवर्स करके नीचे जा सकती है। इससे अगला, जैसे पहले हमने हैमर पढ़ा था, अब ये उल्टा हथौड़ा नहीं दिख रहा आपको? उल्टा हैमर। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर है ये, उल्टा हथौड़ा। दोबारा से वही कैरेक्टर है, इसका कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये टॉप ऑफ द ट्रेंड, लगातार पीछे ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, इसमें देखते हैं हम, ट्रेंड लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था और ऊपर जाकर बन जाता है एक हैमर। अब कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे, ये हैमर नहीं है, थोड़ी सी बॉडी चाहिए हमें, ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे, इसको हम हैमर बोलेंगे। ये हैमर है, ये वाला, ये आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाली, ये हैमर है, क्योंकि इसके कैरेक्टर पूरे हो रहे हैं। एक बॉडी है, रेड कलर की बॉडी है, टॉप के ऊपर बना हुआ है, और इसके ऊपर विक जो है वो दुगनी या तीन गुनी है, एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ द बॉडी, एंड फाइनली इट्स द इन्वर्टेड हैमर। वी नीड टू फाइंड इट ऑन द टॉप, हमें इसे ढूंढना कहाँ है? ऑन द टॉप। प्राइस पहले ही कहीं से लगातार ऊपर आ रहा होगा, और ऊपर आने के बाद ये जैसे प्राइस लगातार इस एरिया में अगर बात करें तो एक टॉप बना चुका है इस एरिया का, इस सारे एरिया का एक टॉप क्रिएट कर रहा है, और इसमें जाकर एक हैमर अगर आता है तो प्राइस यहाँ से फॉल करेगा। वैसे तो ये कैरेक्टर जो हमें ढूंढना है और अच्छी जगह पे ढूंढना चाहिए, जहां पर प्राइस पूरी तरह से ऊपर आ रहा है उस जगह पर ढूंढना चाहिए। ये तो फॉल हो रहा है, इस जगह पे फॉल हो रहा है, तो ये जैसे यहाँ से प्राइस लगातार, ये वाला जो एरिया ना, यहाँ से प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है इस जगह पर, तो इस एरिया में जाके हमारे को कोशिश करनी चाहिए इसको ढूंढने की, और इन्वर्टेड हैमर ढूंढने की कोशिश करनी है। इन्वर्टेड, क्या आपको यहाँ पर कोई इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है कहीं भी? कोई इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा, वेरी नाइस। लेकिन यहाँ पर एक दो जगह पर एक दो करेक्टर्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये बुलिश आखिरी कैंडल थी, ये लास्ट वन, ये लास्ट वन थी एक बुलिश कैंडल, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? एनगल्फ। एंगल आ गया, यानी ढक लिया। एग्जैक्टली, रेड कलर का एक एनगल्फ आ गया, बिल्कुल जो चीजें पहले पड़ी थी उसके ऑपोजिट पढ़ रहे हैं हम इस वक्त, बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं। तो ये बीरिश एनगल्फ है, पिछली कैंडल को खा गई ये रेड कैंडल, तो इसका मतलब यहाँ से प्राइस फॉल होने के रीजन बन गए। आप देख रहे हैं इससे ऊपर प्राइस गया नहीं है, इसका टॉप देखो, ये देखो, इसके ऊपर प्राइस नहीं गया, फाइनली प्राइस ने गिरना स्टार्ट कर दिया, ये गिर गया प्राइस। ये फॉल हम पकड़ सकते थे टाइमली कुछ चीजों को मिक्स एंड मैच करके, यहां से लेकर यहां तक का बहुत बड़ा फॉल, क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं डे के कैंडल है ये सारी, तो ये बहुत बड़ा फॉल है, यहां से यहां लेकर यहां तक का, इसको हम पकड़ सकते थे
वो लेटर ऑन पकड़ेंगे। तो आपको पता लग गया, ये सबसे पहले हमने पकड़ना है कौन सी कैंडल, मारुबुजु, बेरिश मारुबुजु। उसके बाद आता है इन्वर्टेड हैमर। फिर पीछे क्या किया था हमने, बुलिश पियर्सिंग। तो यहां पर कौन सा आएगा, बियरिश पियर्सिंग। एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश पियर्सिंग के बाद कौन सा आता है, बियरिश एनगल्फ, जो कि हमने ये वाला पैटर्न पकड़ा है, ये बियरिश एनगल्फ है, ये वाला यस। बियरिश एनगल्फ है। प्राइस ने फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहां क्या बनाया, ये वाला। मुझे कोई बताएगा ये क्या है? इवनिंग स्टार। वेरी नाइस, दिस इज इवनिंग स्टार, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडलस्टिक्स। एक ग्रीन कैंडल, एक न्यूट्रल कैंडल, देन कम्स फाइनली ये रेड कैंडल। और ये रेड कैंडल कौन सी है, इसने पियर्सिंग नहीं बनाया, ये एनगल्फ कर गई, तो ये और ज्यादा स्ट्रांग है। तो सबसे पहले हमने ग्रीन पढ़ी थी, अब हम दोबारा रेड पे आते हैं। हमारा हैमर भी हो गया इन्वर्टेड, कलर कोई भी हो। उसके बाद हैमर के बाद आएगा तो पियर्सिंग की हम बात कर रहे थे कि मीडियन से नीचे जाके क्लोज करेगा, क्योंकि एग्जैक्टली हम पुरानी जो चीजें पढ़ी थी उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं। तो इसका कैरेक्टर बिल्कुल बेरिश होगा। और फाइनली ये आपको टॉप पे मिलेंगी। उसके बाद एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, रेड कैंडल बनेगी ग्रीन के बाद, और उसके बॉटम को भी क्लोज कर देगी नीचे। तो ये पूरी तरह से खा जाएगी ग्रीन कैंडल को, इसको बोलते हैं बेरिश एनगल्फ। और उसके बाद फाइनली आता है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज इवनिंग स्टार पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल, फिर एक न्यूट्रल कैंडल, देन कम्स अ रेड कैंडल, जो कि मीडियन को क्रॉस करके क्लोज करेगी। अभी तक जो हमने किया ये बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन इसके बाद एक और कैंडलस्टिक पैटर्न आता है, दैट इज न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको ना तो बुलिशनेस दिखाएगा ना ही बेरिशनेस दिखाएगा। एक ऐसा पैटर्न जिसमें दोनों ही डायरेक्शंस आपको क्लियर नहीं होंगी। ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से होते हैं, दिस वन। अब आएगा इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न आर आइडेंटिफाइड बाय द स्मॉल टू वेरी स्मॉल बॉडीज। पीछे हम जितने भी कर रहे थे उसका सिग्निफिकेंट क्या था, बॉडीज के ऊपर, जितनी बड़ी बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल। लेकिन यहां पर हम ऐसी कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी बॉडी ना के बराबर होगी, इसको बोला जाता है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। लेकिन इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। जैसे आप कोई गाड़ी चलाएंगे 200 की स्पीड पे, और अगर आपको जाके आगे यू टर्न दिखा रहा है गूगल मैप के ऊपर, तो आप गाड़ी को स्लो कर लेंगे। ये कैंडल वही दिखाती है कि अगर बुल्स हावी हो रहे हैं या बियर्स हावी हो रहे हैं, लगातार बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। लेकिन फाइनली एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर आके न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इस टाइप के कैंडल्स, जिसका नाम आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ग्रेवस्टोन डॉजी, ग्रेवस्टोन की तरह होता है, जिसके अंदर एक छोटी सी पतली सी बॉडी होगी, ओपन एंड क्लोज, जिसका बिल्कुल आसपास होगा। ओपन एंड क्लोज ऑफ एनी कैंडल मेक्स अ बॉडी। अब इसमें क्योंकि दोनों बिल्कुल पास हैं तो बॉडी बहुत छोटी होगी, लेकिन लो और हाई क्रिएट होंगे, विक क्रिएट होगी, और ये कहीं ना कहीं इन तीनों में से एक शेप बनेगी। पहला इसका नाम दिया हुआ ग्रेवस्टोन डॉजी, उसके बाद लॉन्ग लेग्ड डॉजी, एंड देन ड्रैगन फ्लाई डॉजी। तीनों ही डॉजी कैंडल्स हैं, नाम दिया है डॉजी कैंडल्स। वैसे ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स होती है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं चार्ट के ऊपर। ये आपको थोड़ी सी डॉजी लग रही है, ये वाली डॉजी लग रही है। दोबारा लेके जाता हूं मैं वहां पर। क्या इसमें से किसी एक चीज का कोई करेक्टर लग रहा है, ग्रेवस्टोन डॉजी, ड्रैगन फ्लाई, लॉन्ग लेग, इसमें से कोई भी एक करेक्टर लग रहा है आपको? ये देखिए, दोबारा देख लीजिए, ये वाला। मैं इसको शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ। ये वाला कोई इनमें से आपको लग रहा है? डॉजी। बता रहा हूँ, कोई लग रहा है आपको? पहले वाला। ग्रेवस्टोन डॉजी लग रहा है?
एग्जैक्टली कभी भी नहीं दिखेगा, उसके आसपास की चीज दिख रही है आपको, ये वाली, Yes. दिस इज कॉल्ड ग्रेवस्टोन डॉजी। ऐसे ही कुछ और डॉजी कैंडल्स दिखेंगी आपको, जैसे ये भी एक डॉजी कैंडल है। डॉजी मीन्स जिसके अंदर बॉडी छोटी है, ओपन और क्लोज कैंडल का बिल्कुल पास में है, और विक थोड़ी सी बड़ी है। सिंपल टर्म्स के अंदर बात करेंगे। अब ये एक डॉजी कैंडल है क्योंकि ओपन और क्लोज सेम है और ऊपर और नीचे की विक है। ऐसी कैंडल जिसके अंदर कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं है जो आपको एक रियलिस्टिक वैल्यू दे सके। ये क्या है, ये देख रहे हो आप, फायरफ्लाई ये डोजी। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। अब ये करेक्टर दोबारा से स्क्रीन पे देख लेते हैं। ये एक कैंडल है और ये उसका करेक्टर है। ये आ गया ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ऐसा ही है कुछ, ये ड्रैगन फ्लाई है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, जिसमें सेंटर के अंदर ये कौन सी करेक्टर है, दिस वन, लॉन्ग लेग डोजी। एक ये वाला, ये कौन सा है, अब मैं दोबारा बताता हूँ। ये वाला और ये वाला, ये वाला लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग्ड डॉजी। नाम पे नहीं जाना, काम पे जाना है कि हमारे को ऐसी कैंडल जिसके अंदर उसकी बॉडी छोटी है, विक बड़ी है, तो वो बन जाएगी एक इनडिसिसिव कैंडल बोलते हैं इसको, या न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं इसको। ये अगर टॉप या बॉटम पे हमें मिलते हैं तो है इसका सिग्निफिकेंट, अदरवाइज ये सेंटर में बहुत सारे मिलेंगे। सेंटर में तो बहुत ही ज्यादा मिलेंगे आपको ये। इसका सिग्निफिकेंट कहाँ आता है, इस जगह पर, ये देख रहे हैं आप, ये है वो सिग्निफिकेंस, ये वाला, ये वाला। कि प्राइस ने एक बार दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया, यू टर्न लिया, ड्रॉप। ये दोनों क्या दिख रहे हैं, दोनों ही कौन से हैं, सेम लाइक लॉन्ग होगी, ये वाला जिसमें बॉडी छोटी है और पिक बड़ी है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न, समथिंग लाइक दिस। अब इसमें भी एक और चीज आती है, वो है बुलिश स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप कौन सी होती है, जिसमें छोटी सी बॉडी आएगी, ओपन लोअर क्लोज जो है वो पास पास जरूर होंगे लेकिन छोटी सी बॉडी आएगी। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में था कि बिल्कुल ही बॉडी के बराबर होगी, ओपन क्लोज सेम जगह पर होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटी सी बॉडी होगी, लेकिन है ये भी एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका नाम है स्पिनिंग टॉप पैटर्न स्ट्रक्चर। A spinning top pattern is formed by a single candle with a long wicks extending higher and lower and short body. Ideally, these two wicks should be of similar length with short body and small difference between the opening price. Opening and close आसपास रहेगा, लेकिन विक्स जो है अगर बराबर होती है ऊपर या नीचे। ये क्या करेक्टर दिखा रही है, ये दिखा रही है कि मार्केट में हलचल हुई, ऊपर और नीचे लगातार दोनों तरफ प्राइस गया और प्रॉपर तरीके से इंडिसीजन है, बुल्स भी नहीं जीत पा रहे, बियर्स भी नहीं जीत पा रहे। तो ये फाइटिंग पॉइंट बोला जाता है कि यहाँ पर बुल्स और बियर्स की प्रॉपर फाइटिंग हो रही है, और फाइटिंग के बाद क्या हो रहा है कि कोई भी एक करेक्टर निकल के नहीं आ रहा। उसी सब में एक और चीज आती है, वो है बुलिश हरामी कैंडल। इसका करेक्टर क्या होता है, जैसे माँ की कोख में एक बच्चा होता है, बिल्कुल वैसा करेक्टर होता है। और ये क्या होता है, इसको हरामी को क्यों बोला जाता है कि ये आई थिंक चाइनीज वर्ड है जहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है इस तरीके से। और ये क्या चीज है, एक मारूबुजू कैंडल रेड बनी और ग्रीन कैंडल जैसे उसके बीच में बनी। बीच में बनी का मतलब क्या है, इसका ओपन होगा उसके क्लोज से ऊपर होगा, गैप आएगा बीच में एक, और फाइनली इसका जो क्लोज होगा वो पिछले वाले के ओपन के नीचे होगा, बीच में बनेगी ये भी एक बहुत ही बड़ा पैटर्न होता है बुलिश हरामी। ये भी आप फाइंड आउट करके देंगे मेरे को स्क्रीन पर जाकर। बिल्कुल इसके ऑपोजिट बेरिश हरामी, बिल्कुल ऑपोजिट ग्रीन कैंडल, क्योंकि तो हम फाइंड आउट करेंगे, एक ग्रीन कैंडल होगी मारूबुजू और फिर एक रेड कैंडल आएगी और उसका करेक्टर भी सेम होगा, एक गैप होगा, गैप के बीच में बनेगी और इसका क्लोजर जो है
उसके नीचे होगा। ये सारी जितनी भी है ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपने आराम से जाके बिल्कुल शांति से फाइंड आउट करने हैं और इस टूल को यूज करना है और इस तरीके से इसके ऊपर लगा के शॉर्टलिस्ट करके उसको नाम देना है इस टूल को यूज करके। ट्रेडिंग व्यू का आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब मैं इसको कोई भी नाम देना है, मुझे मान लीजिए मेरे को इसको मारूबुजू देना है। मारूबुजू कैंडल अगर इसको मेरे को नाम देना है तो मैं यहाँ मारूबुजू लिखूंगा और इसको शॉर्टलिस्ट करूंगा। फाइनली इस तरीके से आपने होमवर्क को करना है और ये जो टूल्स फाइंड आउट करेंगे ये साइड पे जितने भी पड़े हैं ना, यहाँ आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ट्रेडिंग व्यू की क्लास हम अलग से लेंगे बाद में। तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हमने पढ़े हैं आज, बुलिश, बेरिश एंड फाइनली न्यूट्रल कैंडलस्टिक। इसको आज नहीं करेंगे। एक बार प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। नींद तो नहीं आ रही? हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। अब फिलहाल तकरीबन 10:30 होने को आ गए हैं। आपको नींद तो नहीं आ रही? और सबसे बड़ी चीज जो आज हमने पढ़ी, क्या वो आपको समझ लगी? हाँ जी नाम याद लगा? नाम याद नहीं रह रहा। नाम की कोई बात नहीं, आपको करेक्टर तो याद रहा है कि क्या चीज होती है तो क्या होगा। सिंपल टर्म्स में बताऊं आपको, जब बुल्स और बियर्स, बियर्स कौन होते हैं? जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। कौन होते हैं? जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, मार्केट की फोर्सेस आपस में लड़ेंगी। अब लड़ेंगी तो इनकी कैंडल हमें बताएगी एक स्टोरी कि क्या हुआ कौन से टाइम में, जो टाइम हम चूज करते हैं। अगर मैंने 4 आवर को चूज किया तो वो कैंडल कितने की बन जाएगी? 4 घंटे की बताएगी। वही 4 चीजें, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अगर मैंने डे को चूज किया तो वो कैंडल मेरे को फिर से डे का ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 चीजें बताएगी। लेकिन इसको अगर मैं स्क्रीन पे में देखूं तो पहला तो रेड या ग्रीन कैंडल होगी। इसका मतलब ग्रीन हुआ तो बुलिश, बुल्स जीत गए। और बियर्स हुआ, रेड होएगी कि बियर जीत गए। पहला करेक्टर इतना ज्यादा हावी हुए उसको देखना है। वो जितनी बड़ी बॉडी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगी। वैसे सबसे पहले मारूबुजू आता है, मारूबुजू के बाद नेक्स्ट हैमर आता है। तो वो अलग अलग टाइप्स की कैंडल हैं, उसके नाम को अभी आपने याद नहीं रखना। लेकिन हमेशा साइकोलॉजी, कैरेक्टर को याद रखना है कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्या दिखा रहा है ये हमारे को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई? वो समझ में आ गया सारा? बिल्कुल आया। वेरी नाइस। दोबारा करेंगे तो और ज्यादा आ जाएगा। आपने अभी क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू खोलना है, कोई भी चार्ट को खोल लेना है। उस चार्ट पे जाके आराम से शांति से एक एक कैंडल को देखना है। वो कोई ना कोई कैरेक्टर जरूर बताएगी। कहीं भी कंफ्यूजन हो, आप चाहें तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज हम शांति से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे एक एक चीज को। आज के इस सेशन को इससे आगे नहीं लेके जाएंगे। कैंडल्स के पैटर्न्स को आज हमने समझा है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक गौरांग और मैडम दोनों के पास क्वेश्चन है। हाँ जी, बता सकते हैं आप, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी है एक्चुअली। जी जी। मैं ये बोल रही थी कि हम नोट्स नहीं बना पाते क्योंकि है ना, जब हम इसमें देखते हैं ना तो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, उसमें देख के ही रह जाते हैं, तो फिर नोट्स कैसे बन पाएंगे? नोट्स की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ ये पीपीटीज भी शेयर कर लूंगा, नो वरीज अबाउट दैट। आपके साथ मैं ग्रुप के अंदर ये पीपीटीज शेयर कर लूंगा, बने बनाए नोट्स आ जाएंगे आपके। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल की तरफ दिमाग लगाना है सारा दिन। और जैसे ये जो कैंडल्स के इतने सारे नेम है ना, वो जैसे कुछ 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 मिस हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा कुछ है जहाँ पे हमें सारे कैंडल्स के नेम मिल जाएंगे सो दैट हम उसमें से फाइंड आउट कर सके? पीपीटी में मिल जाएगा ना, आपको पीपीटी में मिल मिल जाएगा। जाएगा।
डेफिनेटली। अच्छा, पीपीटी तो बाद में मिलेगा ना? आपको फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो कैरेक्टर पे जाना है। हाँ नेम्स पे कोई बात नहीं, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। आपको सबसे पहले जैसे आपने मारूबुजू निकाला तो मारूबुजू को फाइंड आउट करना है। हाँ सिमिलरली आप दूसरे जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करना ज्यादा जरूरी है। मैं पीपीटी शेयर कर लूंगा। ठीक। और बताइए और क्या क्वेश्चन? टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम, इंपॉर्टेंट पार्ट टाइम फ्रेम का जो है वो समझना बहुत, कि आपने सबसे पहले अपने माइंड को पढ़ना है कि मेरा क्या करेक्टर है। क्या मैं आराम से शांति से ट्रेडिंग करना चाहता हूँ? शांति से ट्रेडिंग करने का क्या मतलब है कि मेरे को सारा दिन स्क्रीन पे नहीं बैठ, तो मैं क्या चूज करूंगा? बड़े टाइम फ्रेम्स। या तो मैं डे का चूज करूंगा। डे का चूज करूंगा तो क्या होगा कि मेरे को जब जब डिसीजन लेना है तो मुझे एक कैंडल चाहिए, लेकिन वो कैंडल क्रिएट होगी हर अगले दिन। मान लो टॉप बन रहा है, टॉप बनने के बाद मुझे एक कैंडल चाहिए जो या तो वो टॉप के अंदर बेरिश बन जाए, या बेरिश पियर्सिंग बन जाए, या इवनिंग स्टार बन जाए, या इन्वर्टेड हैमर बन जाए। ये सारी बनने के लिए उसको एक पूरा दिन चाहिए। तो जिस वक्त वो क्रिएट हो रही है वो पूरे दिन में आपको देखने की जरूरत ही नहीं है एक बार भी। अपने काम पे जाओ, आराम से शांति से काम करो, फिर आके देखो पूरा दिन क्लोज हो गया तो अगली कैंडल क्लोज होगी। अब वो कैंडल क्लोज हुई जो मुझे चाहिए, नहीं बनी, कोई बात नहीं, छोड़ दो, फिर अगले दिन आएंगे। तो मतलब अगर आपको शांति से काम करना है, और इतनी शांति से आप कर सकते हो, बेसिकली आप बंदे के साथ होता क्या है कि यार मेरे को 3 दिन हो गए, मेरा टाइम निकल गया, मेरे को तो कोई कोई ट्रेड मिला ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना। मोर ट्रेड डजंट मीन मोर प्रॉफिट। ज्यादा ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा ज्यादा लॉस जरूर हो सकता है। इसलिए डे और 4 आवर का यहाँ मतलब क्या है जी बताइए, बताइए क्या कह रहे हो? ट्रेंड स्प्रेड, यानी ट्रेंड के अनुसार चलेंगे तभी काम होगा। आवाज थोड़ी सी आपकी कम आ रही है। बैटरी को अगर अपन चलेंगे तो ही काम बनेगा। आपको सबसे पहले जब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो बड़े टाइम फ्रेम से करनी है। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। लेकिन बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम्स की जरूरत कहाँ पड़ती है और उसका क्या फायदा ले सकते हैं, वो आपने यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं जाना। वो हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम छोटे टाइम फ्रेम का फायदा ले सकते हैं। अभी के लिए आपकी प्रैक्टिस आपको डे और 4 आवर के ऊपर ही करनी है। जी सर। टाइम फ्रेम आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, इसलिए टाइम फ्रेम बड़े में ही रहना है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको दूर रखना है बाकी छोटे टाइम फ्रेम्स को। ठीक है जी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? आई थिंक इट्स टाइम टू क्लोज द मीटिंग। कोई और क्वेश्चन नहीं है। वन लास्ट टाइम आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू कि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। चलिए, सो वेरी गुड नाइट। आराम से सोइए, कल प्रैक्टिस कीजिए शांति से, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, और इसके बाद हम फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। सर ठीक है, पीपीटी शेयर करना। पीपीटी शेयर कर देंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, नाइट। टेक केयर।